हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता तिवारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में राजपूत वंश के बारे में पढ़ा था कि राजपूत वंश की उत्पत्ति के कैसे अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं और राजपूत वंश कौन कौन से थे, जिसमें हमने पढ़ा गुज्जर प्रतिहार वंश, गहड़वाल वंश, चंदेल वंश, चौहान वंश, परमार वंश, पाल वंश, गुजरात तथा अनहिणवाला के चालुक्य, कलचुरी वंश तथा सिसोदिया वंश के बारे में। अगर आप लोगों को राजपूत वंश के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। उसी तरह आज भी हम राजपूतों के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे राजपूत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति। हम सभी जानते हैं कि इतिहास से जब भी किसी देश और काल के बारे में बातचीत की जाती है तो हम उसकी सभ्यता और संस्कृति से ही उसकी पहचान होती है। जैसे कि हमारे भारत देश को भी विविधताओं से परिपूर्ण देश कहा जाता है और माना जाता है कि इतनी विविधताएं होते हुए भी यहाँ पर एकता समाहित है। अर्थात भारत में अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं, अनेक संस्कृतियाँ और अनेक सभ्यताएं हैं, लेकिन उसके बाद सभी लोग एक साथ रहते हैं। उसी तरह आज हम राजपूत कालीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे राजपूत कालीन की प्रशासनिक व्यवस्था, फिर वहाँ का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन तथा राजपूत कालीन साहित्य और कला के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम राजपूत काल की प्रशासनिक व्यवस्था। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है सुदृढ़ और कुशल होनी चाहिए। राजपूत राज्य सामंतवादी प्रथा पर आधारित थे। राजपूत राज्य कई जागीरों में बटा हुआ था और ये जागीरदार या तो राजवंश के ही कुमार होते थे अथवा आसपास से राज्यों से राज्य की सेवा में आए हुए वीर सैनिक होते थे। अर्थात जो राजपूत राज्य था वो सामंतवादी प्रथा पर आधारित था। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि आखिर सामंतवादी प्रथा क्या थी। तो सामंतवादी प्रथा कुछ इस प्रकार थी कि जो राजपूत राजा होते थे वो जब किसी देश या किसी राज्य पर आक्रमण करते थे तो जो दूसरे राज्य के जो राजा हार जाते थे तो उनको ये गुलाम नहीं बनाते थे, बल्कि वो इनके सामंत बन जाते थे और समय समय पर वो राजा को सहायता प्रदान करते रहते थे। इसी व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था कहा जाता है। सामंत राजा को नियमित रूप से कर देते थे तथा प्रत्येक उत्सव के समय से राज दरबार में उपस्थित होकर राजा को नजराना देते थे। अर्थात जो सामंत होते थे उनके कई कार्य थे। एक तो राजा को नियमित रूप से कर देना तथा समय समय पर राजा की सहायता देना और उन्हें किसी उत्सव आदि के समय उपहार देना, लेकिन अनुपस्थित होने पर इन्हें विद्रोही समझकर इनकी जागीरें तक जब्त की जा सकती थी। राजद्रोह, युद्ध से पलायन अथवा अत्याचारी शासन प्रबंध के कारण ही राजा जागीर जब्त कर सकता था। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी कुछ वंशों को पढ़ा है, जैसे उदाहरण के लिए मौर्य वंश, गुप्त वंश आदि की भी जो शासन प्रणालियां थी वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर भी आधारित थी।
उसी तरह राजपूत काल में भी जो शासन प्रणाली है वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर ही आधारित है। निरंकुश राजतंत्र राजपूत राज्यों में प्रचलित था। राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे, अर्थात जो राजा होता था वो शासन की सारी शक्तियां सिर्फ और सिर्फ राजा में ही समाहित रहती थी और वह बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। तथा इस शासन प्रणाली में राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी, लेकिन राजा पर कोई दबाव नहीं डाला जाता था कि वह मंत्री परिषद के निर्णय को माने। निरंकुश होते हुए भी राजा प्रजा की रक्षा तथा जन कल्याण को अपना प्रमुख कर्तव्य समझते थे, अर्थात सारी शक्तियां जो है वो राजा के ही हाथ में समाहित थी। वो जो चाहे वो कर सकता था, लेकिन इतना होने के बावजूद जो राजा का जो लक्ष्य था वो प्रजा की रक्षा करना था और जन कल्याण को। सैनिक प्रशासन किसी भी देश तथा किसी भी राज्य का जो सैनिक प्रशासन है वह कुशल और संगठित होना चाहिए। उसी तरह राजपूतों का भी एक सैनिक प्रशासन था, लेकिन ये इतना कुशल और सुदृढ़ सैनिक प्रशासन नहीं था। सैनिक संगठन राजपूत राज्यों का दोषपूर्ण था। राजा की व्यक्तिगत सेना कम थी। राजा की शक्ति सामंतों की संयुक्त सेना पर ही निर्भर थी तथा दूसरे देशों में प्रचलित युद्ध के तरीकों से राजपूत राजा अनभिज्ञ थे, अर्थात राजपूतों का जो सैनिक प्रशासन था वो दोषपूर्ण था और राजा की जो खुद की सेना थी वो बहुत कम होती थी और वह सेना के लिए हमेशा सामंतों पर ही डिपेंड रहते थे तथा दूसरे देशों में जो युद्ध हो रहे हैं ये उनके तरीकों को नहीं जानते थे। राजपूत युद्ध क्षेत्र में आदर्शों और नैतिकता पर जोर देते थे, जैसे धर्म युद्ध करना। धर्म युद्ध का एक उदाहरण हमारे रामायण का भी है कि भगवान श्री राम और रावण का जो युद्ध हुआ था उसे भी धर्म युद्ध ही कहा जाता है। आन पर मिट जाना, अर्थात कुछ भी हो पर जो वचन उन्होंने दे दिया है वो उसको निभाते ही थे। भागे हुए पर पीछे से वार ना करना, अर्थात धोखे से किसी को ना मारना। शरणागत की रक्षा करना, अर्थात अगर राजपूतों की शरण में कोई आया है तो वो हमेशा उसकी रक्षा करते थे। राजपूत सैनिकों के प्रकार। राजपूत सैनिकों के प्रकार थे पैदल, घुड़सवार तथा हाथी। राज्य की सेना में अधिकतर संख्या सामंतों द्वारा प्रदत्त सैनिक दस्तों की रहती थी, अतः उनमें एकता की भावना का अभाव था। इस कारण यह विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला संयुक्त रूप से न कर सके। राज्य की आय के साधन। हम सभी जानते हैं कि राज्य की जो आय के साधन होते हैं वह इतिहास से लेकर आज तक हैं। आज के बस इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे आज इन्हें इनकम टैक्स कहा जाता है तथा इसका मतलब होता है कि नागरिकों द्वारा अपनी आय का कुछ भाग सरकार को देना, जो कि वह देश के कल्याण में और नागरिकों की सुख सुविधाओं में लगाती है। उसी तरह राजपूत काल में भी आय के कुछ साधन हुआ करते थे। भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। राजपूत काल में राज दरबार, महल और निरंतर युद्धों पर बढ़ते हुए खर्च की पूर्ति के लिए भूमि कर में भी वृद्धि करनी आवश्यक हो गई थी। भूमि कर उपज का 1/6 भाग से 1/3 भाग तक लिया जाता था। बिक्री कर और व्यवसाय कर भी लिया जाता से प्राप्त वार्षिक कर, उपहार और आर्थिक दंड राज्य की आय के अन्य साधन थे तथा राजा की आय का अधिकांश भाग युद्धों, सेना के रखरखाव, राजमहल
और दान पर खर्च होता था। किलों और मंदिरों के निर्माण पर भी राजपूत राज्य खर्च करते थे। है राजपूतकालीन न्याय व्यवस्था। अब हम राजपूतकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे भारत देश में भी जो न्याय व्यवस्था है वह एक संरचनात्मक न्याय व्यवस्था है कि सबसे पहले जो है वो जुडिशरी है, फिर उसके बाद और भी अनेक न्यायालय हैं। उसी तरह राजपूत काल की भी न्याय व्यवस्था थी जिसमें दंड विधान कठोर था तथा न्याय धर्म शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार किया जाता था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम पंचायत ग्रामों में होती थी जो दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों का फैसला करती थी तथा यहाँ पर अगर मुकदमों का फैसला नहीं होता था तो फिर ये राजा के पास जाते थे। मुकदमों के रिकॉर्ड्स नहीं रखे जाते थे और न्याय मुख्य रूप से मौखिक होता था। आजकल के मुकाबले न्याय जल्दी मिलता था और निर्णय खुलेआम सुनाया जाता था। न्यायालय द्वारा घोषित अपराधियों को कारावास, राज्य के निष्कासन, आर्थिक जुर्माना, शारीरिक यातना जिसमें अंग भंग भी था और मृत्युदंड की सजाएं भी दी जाती थी। राजपूत राज्यों में सामाजिक जीवन अर्थात किसी भी राज्य की, किसी भी देश का जो सामाजिक ढांचा होता है वह अलग अलग होता है, जिससे हमें वहाँ के लोगों के रहन सहन आदि के बारे में पता चलता है। समाज कई जातियों तथा उपजातियों में विभाजित था, अर्थात समाज में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। इतिहास में हमने वर्ण व्यवस्था को कई बार पढ़ा है। वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे कि 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें सबसे पहले थे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इनको कार्यों के आधार पर विभाजित किया गया था, जिसमें सबसे मुख्य ब्राह्मण माने जाते थे और इसी के लिए उनको अनेक सुविधाएं भी दी जाती थी। उसके बाद क्षत्रिय थे जिनका कार्य था राज्य की शत्रुओं से रक्षा करना। फिर वैश्य थे जिन्हें कि व्यापारी माना जाता था तथा शूद्र थे। शूद्र को अछूत और सबसे निम्न जाति का समाज में सम्मान होता था। पर्दे की प्रथा नहीं थी। राजपूतों की नारियों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे अपने पति का चुनाव स्वयं करती थी, अर्थात स्वयंवर प्रथा का प्रचलन था। अब स्वयंवर प्रथा का भी एक उदाहरण हमें रामायण में ही देखने को मिलता है, जिसमें भगवान श्री राम और माता सीता का स्वयंवर था। उच्च परिवारों की नारियां साहित्य और दर्शन का अच्छा ज्ञान रखती थी। राजपूतों में सती प्रथा तथा जौहर प्रथा भी प्रचलित थी। अब सती प्रथा क्या थी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो सती प्रथा होती थी वह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें किसी भी विवाहित स्त्री के पति के मर जाने पर उसे भी उसके साथ ही जला दिया जाता था। उसे सती प्रथा कहा जाता था। हालांकि इस प्रथा का धीरे धीरे अंत हो गया है। फिर है जौहर प्रथा। राजपूतों में ये जो जौहर प्रथा थी ये बहुत ही मुख्य मानी जाती थी। इसमें जब राजा युद्ध करने जाते थे और अगर वह युद्ध में हार जाते थे तो सारी जो स्त्रियां होती थी वह एक सामूहिक रूप से अपने आप को आत्मसमर्पित करके अपने आप को जला देती थी, ताकि शत्रुओं का उन पर अधिकार न हो और वह अपने आत्मसम्मान के साथ मर जाएं। विवाह सवर्ण और सजातीय होते थे। अंतरजातीय विवाह भी कभी कभी होते थे। विधवा विवाह आमतौर पर निम्न जातियों में प्रचलित था। शुद्ध तथा शाकाहारी भोजन अच्छा समझा जाता था। शराब
और अफीम का भी राजपूतों में प्रचलन था। संगीत, नृत्य, नाटक, चौपड़, आखेट और शतरंज मनोविनोद के साधन थे। आभूषणों का प्रचलन था। आभूषण स्त्रियां और पुरुष दोनों पहनते थे। राजपूत कालीन आर्थिक जीवन। राजपूत काल में कृषि जनता की जीविका का साधन था। इस समय तक कृषि का पूर्ण विकास हो चुका था तथा विभिन्न प्रकार के अन्नों का उत्पादन। राजपूत काल में प्रचलित कुछ कर व्यवस्था। सबसे पहले है भाग। यह किसानों से उपज के अंश के रूप में लिया जाता था। भोग, राजा के उपभोग के लिए समय समय पर प्रजा द्वारा दिया जाता था। बलि, राजा को उपहार के रूप में मिलता था। धान्य, कुछ विशेष प्रकार के अनाजों पर लगाया जाता था। हिरण्य, नगद वसूल किया जाने वाला कर। ऊपरी कर, जो किसान भूमि पर स्थायी तथा अस्थायी रहते थे उनसे लिया जाता था। उद्दंड, जो किसान भूमि पर स्थायी व अस्थायी रहते थे उनसे लिया जाता था। उदग भाग, किसान राज्य की भूमि की सिंचाई के लिए जल के भाग के रूप में कर देते थे। इसे ही उदक भाग कहा गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूमि पर स्वामित्व राजा तथा किसान दोनों का ही होता था। राजपूत शासकों ने कृषि की उत्तम व्यवस्था के लिए कुएं, तालाब, झीलें, नगर आदि का भी निर्माण। राजपूत कालीन धार्मिक जीवन। राजपूत काल में हिंदू तथा जैन धर्म देश में अत्यधिक लोकप्रिय थे। बौद्ध धर्म का अपेक्षाकृत कम प्रचलन था। हिंदू धर्म के अंतर्गत भक्ति मार्ग एवं अवतारवाद का व्यापक प्रचलन था और माना जाता है कि राजपूत काल में अनेक देवियों, शिव, विष्णु आदि देवताओं की भी पूजा की जाती थी। भक्ति संप्रदाय के आचार्यों में रामानुजाचार्य एवं माधवाचार्य के नाम उल्लेखनीय है। राजपूत राज्यों में साहित्य का विकास। राजपूत राजा साहित्य प्रेमी और विद्वानों के आश्रयदाता थे। कुछ राजपूत राजा विद्वान और लेखक भी थे। हमने जब राजपूत वंश के बारे में पढ़ा था तो हमने वहाँ ये भी पढ़ा था कि जो उसके राजा थे उनमें से अनेक राजाओं ने मंदिरों तथा किलों आदि का निर्माण करवाया था, जिससे हमें राजपूत काल के साहित्य के बारे में पता चलता है। अपने समय के मुंज और राजा भोज प्रसिद्ध विद्वान थे। राजा मुंज एक महान कवि था और राजा भोज एक लेखक था जिसने नक्षत्र विज्ञान, कृषि, धर्म, ललित कला इत्यादि विषयों पर ग्रंथ लिखे थे। राजपूत काल की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं भी थीं। जो सबसे पहले है जयदेव, जो बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन का राजकवि था। इसने गीत गोविंद की रचना की है। चंद बरदाई, पृथ्वीराज की प्रशंसा में पृथ्वीराज रासों की ये कल्हड़ राजतरंगिणी की रचना थी। क्षेमेंद्र, यह एक कश्मीरी पंडित थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जैसे कि वृहत कथा मंजरी, दशावतार चरित और कला विलास प्रसिद्ध है। श्रीहर्ष, यह 12वीं शताब्दी के संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान व कवि थे। इन्होंने नैषध चरित की रचना की। यह कन्नौज के राजा जयचंद के दरबारी कवि थे। राजपूत कालीन प्रसिद्ध नाटक। भवभूति, यह संस्कृत साहित्य के महान विद्वान थे। इन्होंने उत्तर रामचरित की रचना की, जो संस्कृत साहित्य की अमूल्य कृति है। इसके अतिरिक्त भवभूति ने 2 अन्य नाटक महावीर चरित और मालती माधव लिखे। भवभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मा के सभा पंडित थे। उनको
कालिदास के बाद दूसरा स्थान दिया जा सकता है। राजशेखर बाल रामायण, बाल भारत और कपूर मंजरी नाटकों की रचना की। कर्पूर मंजरी प्राकृतिक भाषा में लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है। बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों प्रकार के दर्शन शास्त्र का भी इस काल में विकास हुआ था। शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन पर शंकर भाष्य, उपनिषद भाष्य, गीता भाष्य नामक ग्रंथ लिखे थे। फिर है रामानुज, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत मत का प्रतिपादन किया था। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमने राजपूत काल के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। अगर आपको लगता है कि मैंने अपनी वीडियो में कुछ नहीं बताया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं आपको आज ये भी बता दूं कि हमने प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और जानकारियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे।